थोड़ा सा अपना जो बचा हुआ था ना 14th ग्रुप वो खत्म करेंगे। उसके बाद अब मेरे पास ना जैसे आप लोगों ने वो भेजा था मुझे एक, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो आपने मुझे एक सिलेबस भेजा था, हाँ? द सिलेबस इज़, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि भाई किस स्कूल का सिलेबस था, किस स्कूल में वो सिलेबस था, आप मुझे एक बार बता देना। मुझे सिलेबस भेजा गया था जिसमें केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोडायनामिक्स है, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक प्रिंसिपल एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये किसका था? किस स्कूल का था ये? स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक, बेसिक प्रिंसिपल एंड हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा स्कूल था ये? स्कूल ही नहीं पता। चलो लिखो ना उसमें। हाँ तो अनम्यूट करने की जरूरत थोड़ी है, आप उसमें लिख दो कि ये वाला स्कूल था। जो स्कूल था वो आप लिख दो। फिर केमिस्ट्री में किसी ने मुझे बताया था कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो भाई ये दोनों आप पढ़ चुके हो। सम बेसिक कंसेप्ट मतलब इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब हो गया दैट इज वो भी मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह। और रयान स्कूल का पोर्शन एस एंड पी ब्लॉक वो हो गया अपना, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। मतलब रयान इज कंप्लीटेड, उसे वहां कुछ नहीं बताना मुझे। अब बताओ डीएवी का पोर्शन बताओ भाई। डीएवी वाला पोर्शन लिख के देगा मुझे। सर फर्स्ट को फाइनल चालू है। हाँ तो ये तो 10 बार बोल चुके हो, ये तो बताओ कि थर्ड को केमिस्ट्री का पेपर है। फुल सिलेबस में क्या कुछ रिड्यूस नहीं हुआ क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है? तुम कह रहे कि सिलेबस मतलब रिड्यूस नहीं हुआ। बोल रहा है श्रेयास की हुआ है, भेज रहा हूं आपको। लास्ट लेसन को छोड़ के सब आ रहा है। चलो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा, रुको। गुड, ये सही भेजा श्रेयास ने। अब देखो वो कह रहा है कि सम कंसेप्ट ऑफ 11th का पोर्शन है, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंटायर चैप्टर। इसमें रिड्यूस कुछ भी नहीं हुआ। ये लिखा अच्छा पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड। मतलब दिमाग खराब पड़ता है भाई। इसमें चैप्टर्स में जो पोर्शन रिड्यूस किया वो लिखा तो है इसमें। भाई ऑर्गेनिक प्रिंसिपल पूरा ही रिड्यूस कर दिया, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस सारा ही तो रिड्यूस कर दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल रिड्यूस कर दिया। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कंबशन एंड पायरोलिसिस रिड्यूस कर दिया। भाई पोर्शन टू बी रिड्यूस लिखा तो है इसमें साइड में। श्रेयास तू कह रहा था कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, और यहाँ पूरा तो रिड्यूस करके लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, लेकिन देखो अब जो भी अपन पढ़ चुके हैं उनमें अपन देख लेते हैं। जो अपन पढ़ चुके हैं उनको छोड़ देते हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और क्राइटेरिया और इक्विलिब्रियम छोड़ देना है। तो बचा क्या फिर? चलो एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो हो गया अपना। इसके बाद जो चैप्टर में शुरू करने का सोच रहा था वो हटा दिया उन्होंने। हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल छोड़ दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा ही चैप्टर हटा दिया। तो बचा क्या है इसमें पोर्शन में? मुझे कुछ तो नहीं समझ में आ रहा। आयनिक अपन कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम।
केमिकल हटा दिया उन्होंने, केमिकल इक्विलिब्रियम ही नहीं है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन बहुत है। प्रीति बोल रही है वंस द पी ब्लॉक रिमेनिंग पार्ट इज फिनिश्ड दे विल ओनली देन ओनली क्लास बोर्ड क्लास टिल फरवरी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनलेस तुम कहोगे बस बस सर बोर्ड बहुत हो गया, हम लोग पक गए हैं, अब बस रहने दो, अब परेशान मत करो, तब तक। ठीक है ना? चलो तो फिर अपन शुरू करते हैं, पहले पी ब्लॉक को खत्म करते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हटाया है, अब देखना वो कह रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हटाया है और हेंडरसन इक्वेशन मतलब बफर। हेंडरसन इक्वेशन का मतलब बफर हटा दिया, pH इज इक्वल टू pk प्लस लॉग अपन सॉल्ट अपन आ सकते। अब कह रहा हाँ बफर भी हाँ वो भी हटाया, वो भी हटाया। अरे भैया पहले पढ़ तो लो, ये कौन है मतलब ये डीएवी। भैया ये जो भेजा है वो डीएवी वाले है ना, सारे के सारे। ये डीएवी का सिलेबस है, हाँ ठीक है, तो डीएवी का सिलेबस है। और बाकी दूसरा कोई और अगर है तो बता दो, बाकी किसी के यहाँ कुछ और है तो बता देना तुम। अब रुक ना, एक और एक और फोटो है अपने पास। लो इसने 2-3 फोटो भेज दिए। 2-3 फोटो क्या है, हर बार एक ही फोटो भेज देता है। डिलेटेड पोर्शन, अरे मैथ्स क्यों भेज रहा है? मैथ्स मेरे लिए मतलब मैं क्या करूंगा उसका। अच्छा केवी वालों का आप देख लेते हैं, डिलेटेड पोर्शन ऑफ केवी। चलो अब केवी वाले मतलब कबूतरबाजी, ठीक है ना, वो देखते हैं अपन है। केवी वाले, चलो ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर, अब एक मिनट रुकना, मैं मतलब सारा कुछ पार्ट चेक कर लूं इसमें तो तुम लोग दे रहे हो। मुझे कुछ ऐसा मिल जाए ना जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा तो अपन देख लेते हैं बेटा, बस मुझे 2 मिनट दो। एंटायर चैप्टर, अरे यार कितने बढ़िया हैं डीएवी वाले और केवी वाले, बिल्कुल सेम पोर्शन लिखा है उन्होंने। इसका मतलब है ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। लो भाई, डीएवी और केवी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पोर्शन उन्होंने डिलीट किया है। मतलब अब मुझे जो करना है वो अपन को हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट पढ़ना है मेनली। तो अपन क्या करेंगे ना, जो भी पढ़ना है ना इसको खत्म करके हाइड्रोकार्बन शुरू करते हैं। अच्छा ये सीबीएसई से आया था, चलो ठीक है, फिर तो मेरे लिए बढ़िया हो गया। तो अपन ये क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको खत्म करते हैं और फिर उसके बाद मतलब शुरू करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन। इसमें आयुर्वेद नेमिंग कहीं दिख ही नहीं रहा। मतलब भाई डिलेटेड केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत आ गया, चलो बस हो गया, बहुत है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं इसको रख रहा हूँ और अपन शुरू करते हैं, पहले वो खत्म करते हैं। अच्छा, तो ये कह रहा है यस सर सीबीएसई वाला है, डिलेटेड पोर्शन है सभी स्कूल के लिए। अच्छा, नैतिक हाइड्रोकार्बन इज जस्ट फॉर स्कूल और जेई। भैया हाइड्रोकार्बन जेई में सब कुछ होगा, ये स्कूल अपन जो पढ़ेंगे ना, अभी जो अपन ये चैप्टर खत्म करने वाले ना, इसके बाद जो भी पढ़ने वाले हैं ना वो सबका सब स्कूल के लिए है। जेई वाला मैं आपको बताऊंगा कि अब अपन जेई वाला शुरू कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर। तो जो भी चैप्टर में जेई वाला शुरू करूंगा ना आपको बताऊंगा कि ये जेई वाला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। तो चलो भाई अब शुरू कर लेते हैं पहले अपन, क्योंकि मेरा टेंशन बहुत कम हो गया, पता है मैं टेंशन में था कि ये जब से मतलब कि यार स्कूल का कैसे होगा, मुझे ये देख लिया मैंने कि मुझे स्कूल के लिए सिर्फ हाइड्रोकार्बन अच्छे से आपको बताना है। तो सब लोगों को मैंने अभी मैसेज भी भेजा था कि बुक लेके बैठना, सब लोग बुक लेके बैठे हुए हैं ये मुझे पता है। बस मैं ये खत्म करूं फिर उसके बाद बुक से बात करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, बुक को पढ़ाऊंगा और उसके बाद हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ तो एग्जाम के प्रिपरेशन के बाद टाइम लगेगा तो मैंने कब कहा कि नहीं करेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ लो
उसके बाद छुट्टी दे देंगे थोड़ा एग्जाम के लिए। मतलब छुट्टी कैसे? फर्स्ट को एग्जाम है तो 1 2 3 4 3 दिन की छुट्टी ले लेना। 3 दिन नहीं, ज्यादा 1 दिन और 4 दिन की छुट्टी ले लेना। थोड़ा ले लेना, मैं बता दूंगा कब से, ठीक है ना? हाइड्रोकार्बन तो कर लिया अपन, राइट? तो चल शुरू करते हैं अपन, हैं? कर दूंगा मैं। बाकी भी के लिए हाँ हाँ करेंगे अपन, उसको छुट्टी देंगे, उसमें एग्जाम के लिए छुट्टी देंगे बीच में, पक्का। केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं लगाने वाला मैं भी तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते पक गया हूँ यार। नहीं, पक गया नहीं, मतलब ऐसे नहीं, छुट्टी देनी है बस, ये है एग्जाम के लिए। मैं थोड़ी बोल रहा छुट्टी के लिए, एग्जाम के लिए छुट्टी देनी है। तो मैं उस केस में क्या करूंगा ना, हाँ थर्मो भी तो है, छुट्टी कैसे रहेगी बेटा अपना। अपन एक काम करते हैं, थर्मो में ना ज्यादा नहीं पूछते, तो अपन एक काम करेंगे, हाइड्रोकार्बन खत्म करने के बाद थर्मो शुरू ही कर लेंगे इसके लिए, जेई वाला थर्मो जितना हो पाएगा वो करेंगे। उसके अलावा बाकी चीजें आप पढ़ते रहना। थर्मो में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आंसर भेज दूंगा तुम्हें, तुम वो क्वेश्चन आंसर कर लेना बस, तो हो जाएगा अपना थर्मो का काम। तो अपना थर्मो का काम हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ स्कूल के लिए करवा देता हूँ, मैं स्कूल के लिए करवा देता हूँ, मैं कुछ कुछ पार्ट पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन बाकी पार्ट को आप पढ़ते रहना। उन्होंने हाइड्रोजन तो हटा दिया ना, हाइड्रोजन तो पूरे चैप्टर ही हटा दिया ना उन्होंने, हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट चैप्टर ही हटा दिया ना। एक मिनट मैंने देखा तो था। अब यार अपन टाइम वेस्ट ना करें, अब जब स्कूल का शुरू करेंगे ना तो मैं सब करवा दूंगा, तुम चिंता ना करो। तुम बस बोलते जाना कि अब ये करवा दो, ये करवा दो। मेरे ख्याल से हाइड्रोजन तो हटा दिया ना उन्होंने, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूज व्यूज सब हटा दिया उन्होंने, मतलब पूरा हाइड्रोजन चैप्टर ही हटा दिया ना उन्होंने। हाँ, AP2 स्टूडेंट को ऐड किया ना अपन ने। अच्छा एक काम करते हैं फिर, पता क्या, अ, अब क्या हो रहा होगा कि शॉर्ट में फॉर्मूले याद रखना और इम्पोर्टेंट पार्ट को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब सिलेबस बढ़ गया ना, तो टेंशन हो रही होगी। तो अब मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें सभी चैप्टर के फॉर्मूले की समरी देता हूं और इम्पोर्टेंट, टेंशन में याद नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है, टेंशन में ही याद होता है, बोल रहे टेंशन में याद नहीं होता, ठीक है ना? मैं तुम्हें समरी देता हूँ, मैं सभी चैप्टर की समरी फॉरवर्ड करता हूँ तुम्हें, लेकिन उसमें 12th के चैप्टर भी है, अपन सिर्फ अपने चैप्टर ही उससे पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैं चल तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। 1 मिनट दो, ऐसा तो नहीं मैंने डिलीट मार दिया, क्योंकि मैं डिलीट बड़ी जल्दी करता हूँ अपने फ़ोन से सारी चीज़ें। फ़ोन में स्पेस ही नहीं रखता तो फिर डिलीट करना ही होता है। कहाँ गया ज्ञान सूत्र, खत्म। चल मैं क्लास के बाद छोड़ने के पहले मुझे याद दिला देना सर, वो जो मतलब फ़ॉर्मूले और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट तो दे दो सभी चैप्टर के, मैं दे दूँगा तुम्हें। हाँ, हाँ, AP2 ग्रुप वालों को बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेना है कि हमें कुछ देंगे सर कि नहीं देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें मतलब सभी को, क्योंकि मुझे पता है, अभी रमेश जी ने बता दिया मुझे कि वो AP2 वाले और AP1 वाले, वो सारे सभी के कॉमन स्कूल हैं, सभी बच्चों के, तो वो अलग-अलग थोड़ी हैं। अच्छा है फिर तो मेरे लिए, पहले से ही शुरू से ही अब मेरे साथ होते तो अब तक मेरा तो काम बन जाता। तुम लोगों का तो केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म नहीं हुआ, मैं तो बहुत टेंशन में वो भी बात कर रहा था मैं, कि मैं तो ज़्यादा ही टेंशन में आ गया अब तो AP2 को लेके, उनका तो बॉन्डिंग भी खत्म नहीं हुआ बेचारों का। चल बेटा शुरू करते हैं, अपन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, हैं? पहले खत्म कर लेते हैं ये अपन, उसके बाद आगे करते हैं अपन, हैं? सो कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करनी थी अपन को। मैं एक बार देख लेता हूँ भाई तुम लोग को कंपाउंड्स वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, एक मिनट रुकना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं अपन, हैं? कंपाउंड्स के लिए। अब इनके एक तो कंपाउंड हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात कर लास्ट टाइम जब मैंने क्लास पे छोड़ा, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में अपन को कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना था। कार्बन मोनोऑक्साइड अपन को पता है, एक तो अपन को प्रिपरेशन की बात करनी होती है, तो प्रिपरेशन में अपन कहेंगे देखो भाई, है ना? सो प्रिपरेशन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक तो अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि कार्बन को प्योर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटेड ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली बना सकते हैं।
तो इस टाइप का डायरेक्टली बनाने वाले मेथड मत बताओ, क्योंकि इन वाले मेथड में हम खुद कर लेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं। अपन इस टाइप के मेथड पढ़ते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड हमें बनाने के लिए ऐसे करना होता है। भाई मान लो मेरे पास HCOH है, इसको मैं किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2 से, थोड़ा हीट भी कर देता हूँ, तो ये ना इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अपन कहेंगे फॉर्मिक एसिड, या एक ही कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिथेनोइक एसिड है ना। तो फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो ये 2 OH और 1 H निकाल देगा, तो वाटर हट जाएगा क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बचेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल वैसे ही मैं लिखूंगा, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड को रिएक्ट करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये भी इससे वाटर हटाएगा, और वाटर हटाएगा तो मुझे मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलेंगे। बट इसमें अपन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अपन को डायरेक्टली मिलेगा, तो दैट्स विल बी बेटर मेथड। इसमें अपन को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट भी करने पड़ेंगे, जो अपन कर सकते हैं। दो गैसेस हैं, मॉलिक्यूलर मास में काफी डिफरेंस है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से सेपरेट करना, वो अपन को पता है। दूसरा अपन कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ना कमर्शियली कैसे प्रिपेयर करेंगे। कमर्शियली का मतलब हो गया कि हम उसे राइट ना कैसे मैक्सिमम अमाउंट में प्रिपेयर करेंगे विदाउट प्योरिटी। तो अपन क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे वाटर गैस के साथ। अगर मैं इसको वाटर गैस के साथ, इसको वेपर्स के साथ अपन कहेंगे गैस ये स्टेट में अपन स्टीम ले लेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन वाटर गैस। अब वाटर गैस जैसे तो फ्यूल्स जैसे भी दूसरे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फ्यूल्स जैसे भी यूज होता है, दैट्स व्हाई हम वाटर गैस को बनाते हैं, सिन गैस या ब्लू गैस ऐसे बोलते हैं पता से। तो ये कमर्शियल प्रिपरेशन हो जाएगा फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर हमें ऐसे प्योर फॉर्म में चाहिए तो ये मेथड्स हो जाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। लैब मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि लैब में अपन को दोनों मिल जाएंगे, अपन को ये भी मिल जाएगा इजीली और ये भी मिल जाएगा इजीली लैब। और कमर्शियली अपन कार्बन को वाटर गैस के साथ रिएक्ट करके। लेकिन अपन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की जगह, यहां पर ना ऑक्सीजन की जगह अगर हम एयर लिख लें, तब तो इसमें ये दोनों ही होंगे, और इसका परसेंटेज ज्यादा होगा और इसका परसेंटेज कम होगा। तो इसको हीट करने से मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 मिलेगा, क्योंकि अगर एयर के साथ रिएक्ट करोगे तो उसमें नाइट्रोजन भी होगा फिर, और अगर उसमें नाइट्रोजन होगा, काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करना होता है 1000 डिग्री के आसपास, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। तो इट विल फॉर्म द प्रोड्यूसर गैस। तो ध्यान रखना, कार्बन को अगर एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कमर्शियली हम उससे वाटर गैस ऐसे बनाएंगे। हम जनरली वाटर गैस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई लकड़ी जल रही होती है ना, हम उस पर पानी डालते हैं, तो आपने देखा होगा वो एकदम से वेपर्स टाइप के निकलते हैं, थोड़ा डेंस फ्यूम्स टाइप का निकलता है। वो जो डेंस फ्यूम्स होता है ना, दैट इज नथिंग बट वाटर गैस, उसको अपन वाटर गैस जैसे बोल सकते हैं। और अगर अनबर्न्ड कार्बन है तो उसको अपन प्रोड्यूसर गैस बोल सकते हैं। तो दैट इज अबाउट दैट प्रॉपर्टीज है। दीज गैसेस जो होते हैं ना, ये वाले गैसेस जो होते हैं, दीज गैसेस अपन लिख लेते हैं, मैं आपको बोल देता हूं, आप उस सेंटेंस को लिख लो, दीज गैसेस लिखो, दीज गैसेस आर यूज्ड टू जनरेट हीट। These gases are used to generate heat by their further combustion। हम इनको वापस कंबशन और इनका कंबशन करेंगे तो वहां से हीट जनरेट होता है, by their further combustion। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में रिएक्शन वगैरह मैंने बिल्कुल शुरू में जब शुरू किया था ना चैप्टर, तब बताया था आपको, ठीक है। तो अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन भी मैंने तभी बताया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन भी लिखा था अपन। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह मैंने पहले आपको बता दिया। तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बता देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ CO2, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ CO2, क्योंकि अपन ने इसका प्रिपरेशन भी शुरू में लिख लिया था और इसके प्रॉपर्टीज अपन ने शुरू में लिख लिए थे, वो एक मैप टाइप के बनाए थे ना, तो उसमें लिख दिया था मैंने।
तो यहां पर अब इसकी प्रॉपर्टीज नहीं लिखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। अब ये CO2 का प्रॉपर्टीज है। अब अपन इसमें लिखेंगे इट इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस soluble in water. It is a colorless, odorless gas soluble in water. अगर CO2 को H2O में डिसॉल्व करेंगे तो डाइप्रोटिक एसिड बनेगा, अपन को पता है। और अगर डाइप्रोटिक एसिड बनेगा तो अपन कहेंगे HCO3 will dissociate in water to form H plus ion and HCO3 negative ion, और HCO3 negative ion will dissociate in water to get H plus ion and CO3 2 negative ion. अब देखना कई बार अपन से क्वेश्चंस में पता क्या पूछते कि जब CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते, तो अपन कहेंगे ठीक है, जब आप CO2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर के अलावा क्या क्या होगा? अनडिसॉल्व्ड CO2, गैसेस डिसॉल्व होते हैं ना पानी में, ऑक्सीजन नहीं होता है डिसॉल्व, तो ऑक्सीजन का नेचर थोड़ी चेंज होता है, कुछ पार्ट रिएक्ट कर जाएगा इसको, कुछ पार्ट ऐसे रहेगा उसका। तो मतलब अगर अपन को ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन में क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से ऑप्शन बनाएंगे, तो जिस ऑप्शन पे इनमें से मैक्सिमम पार्ट गिवन होगा वही हमारा ऑप्शन। ये कई बार बच्चा पूछता है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो CO2 जो होता है जब अपन इसे लाइम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, अपन को पता है लाइम वाटर क्या होता है, मैंने बताया था चूने का पानी, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना देगा, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, वो व्हाइट पीपीटी होता है, ये मिल्की व्हाइट पीपीटी होता है। लेकिन अगर इसमें हम एक्सेस ऑफ CO2 ऐड करते हैं ना, एक्सेस ऑफ CO2, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा मिल्की व्हाइट। वो क्यों? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट बना लेगा, और अपन को पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है ये, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो एक्सेस ऑफ CO2 में वो मिल्की व्हाइट पीपीटी जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो अपन बता रखेंगे, वो अपन बना लेंगे। अब अपन कहेंगे देखो भाई, इसको अपन और कहां यूज कर सकते हैं, तो अपन कहेंगे इसको हम यूज कर सकते हैं इसमें, मैं सेकेंड पॉइंट लिखता हूं, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस CO2 plus H2O will give you the glucose C6H12O6, इस टाइप से अपन फोटोसिंथेसिस बताते हैं। और अपन इसमें कार्बन 6 ले लेते हैं और इसको अपन 6 ले लेते हैं, तो विल गेट दैट C6 कार्बन 6 है, C6 है और ऑक्सीजन 12 हो गया, प्लस एनर्जी इज लिबरेटेड। इट इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने आपको क्लोरोफिल का यूज बताया था मेरे ख्याल से, जब मैंने आपको क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम के लिए बताया, तो क्लोरोफिल इज अ कैटलिस्ट, उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, ठीक है ना, प्लांट्स में। सो इट विल बी लाइक दिस। दूसरा अपन यूज कर सकते हैं इसको ना, जैसे अपने पास गिवन है दैट इज CO2, CO2 को अगर अपन अमोनिया के साथ हीट करें तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड होता है। और अगर आप इसे डिकम्पोज करोगे ना तो इट विल गिव अस दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट ना, तो इट विल राइट लाइक दिस NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बनेगा, राइट ना, एंड दैट इज यूरिया, वी नो दैट। अगर अपन अमोनियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो अपन को यूरिया मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, तो अपन यूरिया भी बना सकते हैं, इसलिए ये अमोनियम बाइकार्बोनेट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड मैंने काफी बार केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपको बताया है, ठीक है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, लेकिन ये रिएक्शन काफी थोड़ा सा मुश्किल होता है,
अपन को एटलीस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा और 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है बट अपन कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, अब मेरे ख्याल से मुझे CO2 इज शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो मुझे लगता है कि मुझे CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बनाता है वो अपन को पता है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सनरेज अर्थ पे आएंगे लेकिन वो अर्थ से वापस नहीं जा सकते क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में थोड़ा CO2 गैस होता है, तो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, वापस नहीं जा पाते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो वो अपन सबको पता है, मेरे ख्याल से इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एंड ग्लोबल वार्मिंग मेरे ख्याल से सभी को पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉलिड CO2 इज व्हाइट सॉलिड, इज ड्राई आइस, क्योंकि वो व्हाइट सॉलिड जैसे दिखता है। एंड सब्लिमाइज विदाउट मेकिंग द सरफेस वेट, सरफेस वेट। अब ये ना अपन ने देखा हुआ है सॉलिड CO2, आपने कभी कभी मैरिजेस वगैरह में देखा होगा ना, वो ऐसे स्प्रे करते हैं ना, व्हाइट व्हाइट ऐसे कुछ फोम टाइप का, वो अपने ऊपर गिरता है लेकिन उससे अपन गीले नहीं होते, वो अपने आप थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। दैट इज नथिंग बट अ ड्राई आइस। कभी कभी मैरिजेस में आपने देखा होगा, जैसे स्प्रे करते हैं ना, डीओ वगैरह स्प्रे करते हैं, वैसे कुछ स्प्रे करते हैं, तो वो जो होता है वो ड्राई आइस ही होता है, उसको अपने ऊपर गिरने से गीले नहीं होते अपन, तो सरफेस को वेट नहीं करता और सब्लिमाइज हो जाता है। हाँ, स्नो स्प्रे बोल सकते हो, जो भी बोलो, है ना, तो हमने ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना, तो वो ड्राई आइस ही होता है उसमें, तो अपन बता सकते हैं ड्राई आइस, ठीक है ना। अब इसके अलावा अपन कहेंगे जैसे CO2 होता है ना, अब एक बार स्ट्रक्चर की बात कर ले थोड़ा सा। CO2 का स्ट्रक्चर बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन होता है, डबल बॉन्ड होता है और इधर ऐसे होता है। अब इसमें क्या होगा ना, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, अपन को पता है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बन, पता है, लेकिन इसमें रेजोनेंस फिनोमेना होता है, रेजोनेंस फिनोमेना होता है CO2। तो अपन से पूछ सकते हैं भाई CO2 रेजोनेंस फिनोमेना शो करेगा क्या, तो बता देंगे भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये लो, इधर लोन पेयर दिख रहे हैं इतना सारे, ये इधर शिफ्ट करो, एक पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर लेना, ये वाले पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर शिफ्ट करूंगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ऑप्शन है, दो बॉन्ड तो पहले से, ये वाला नया बॉन्ड बनाया मैंने, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, एक ही लोन पेयर बचा, एक इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन को देने वाला हूं, तो हाँ मैं पॉजिटिव लिख दूंगा अगर इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो, और कार्बन पे नेगेटिव, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले हो आप, लेकिन कार्बन में बदले में कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हूं, और ये इलेक्ट्रॉन लेके मैं ऑक्सीजन को देने वाला हूं, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन गया और एक मिला तो इस पर कुछ नहीं आने वाला, लेकिन ऑक्सीजन को एक मिलेगा तो फिर उस पर नेगेटिव चार्ज लिखो, ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा मिल गया, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन थे पहले, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्स को दिया एक्स्ट्रा, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया। अगर अपन ऐसे कर सकते हैं तो इधर वाले बॉन्ड को भी ऐसे कर सकते थे, मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, उस तरफ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो और इधर भी, मतलब उस तरफ से भी कर सकते थे, जैसे आप इस तरफ को बता रहे हो राइट हैंड साइड, तो इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, इधर ट्रिपल बॉन्ड बना के अपन वैसे ही बता सकते हैं कि भाई इधर ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, इधर सिंगल बॉन्ड बनाओ, तो इधर भी बता सकता हूँ मैं, ये नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऐसे भी बता सकता हूँ। तो वैसे भी अपन कह रहे थे कि भाई यहाँ दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ इक्वली होगा, लेकिन अपन ये भी बोल सकते हैं कि CO2 में रेजोनेंस फिनोमेना है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो इस पे -2 चार्ज, इस पे +2 चार्ज, ये भी डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इस पे +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, तो कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो तो पहले से पता था। अब अपन कहेंगे कि भाई अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, वैसे तो अपन को
कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी पता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 2 3 4 ये पेयर्स में लिखे मैंने, जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर बना लेते हैं भाई, ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपन को, ये लो कंप्लीट हो गया। इसका तो कंप्लीट हो गया लेकिन इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर क्वाड्रेट बॉन्ड बना दिया, ये इसका स्ट्रक्चर। अब अपन कहेंगे इसका स्ट्रक्चर मैं ये भी बोल सकता हूं और ये भी बोल सकता हूं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसका स्ट्रक्चर ये भी बोल सकता हूं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं फॉर्मल चार्जेस में लिख सकता हूं, ये भी इसका स्ट्रक्चर है। क्यों? आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्जेस में लिखा, जो टेल ऑफ एरो है वहां पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है, जो हेड ऑफ एरो है वहां नेगेटिव चार्ज लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया जाता है, ये फॉर्मल चार्ज हो गया। ये भी सीओ का स्ट्रक्चर है। अब अपन कहेंगे अच्छा बताओ, कार्बन पे जैसे आपने यहां पर चार्जेस लिखे, वैसे कार्बन पे कितना चार्ज होगा, तो अपन कहेंगे चलो भाई देख लेते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहेंगे देखो इन दोनों में जब बॉन्ड बना है ना मैंने, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इस पे +2 और इस पे -2, इस पे +2 और इस पे -2, तो इस पे +2 होगा और इस पे -2 होगा। ठीक है भाई, अपन कहेंगे इस पे +2 है, इस पे -2, इस पे इलेक्ट्रॉन मिले, और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दिए अपन ने इसकी तरफ। अच्छा, पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसकी तरफ, ये लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए अपन ने, तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए ना शेयर करके, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस। अच्छा, तो फिर इस पे भी 0 चार्ज है और इस पे भी 0 चार्ज है। अच्छा, इसलिए आप कहते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है दैट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो इधर अगर अपन से इंडिविजुअल एटम पे चार्ज पूछा जाए इसमें, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, तो मना कर देना कि उसमें अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के पूछोगे चार्ज, तो मैं मना कर दूंगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो अपन चार्ज बनाते हैं वो चार्ज अपन को दिख रहा है, वहां कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये दोनों के स्ट्रक्चर, इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, इसमें नहीं। ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है, लेकिन इसमें मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिट, मतलब एडजेसेंट एटम पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपन ने कैसे लिखा वो अपन को पता चल गया। ये आपका स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज, अब इतना पार्ट काफी होगा हमारे लिए फॉर राइट ना, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको स्ट्रक्चर भी पता है, मैंने काफी कुछ आपको बता दिया, ठीक है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। तो जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, अपन उसे कहेंगे दैट इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्योंकि ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा क्या, कुछ भी नहीं बना सकता। सो इट इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब ये था कार्बन के बारे में, अब थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे सिलिकॉन के बारे में। अब सिलिकॉन के बारे में हमें कंपाउंड्स ही पढ़ने हैं, बाकी अपन ने प्रॉपर्टीज तो पढ़ी रखी है। पानी से रिएक्ट नहीं करता, बेस से रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस से थोड़ा रिएक्ट करेगा, पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, और अल्कली से मतलब बेस से थोड़ा मैंने आपको बताया, जैसे सोडियम सिलिकेट बना लेता है, लाइक दैट अपन ने पढ़ा। सिलिकॉन के कंपाउंड्स पढ़ने हैं अपन को, तो कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन ही लिखते हैं फिर सीधा अपन, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, सिलिकॉन का ना बड़ा साइज होता है कार्बन के कंपेरिजन, तो ना तो अपन सिलिकॉन सिलिकॉन में पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ना ही सिलिकॉन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड बनता है। इसलिए सिलिकॉन जो है वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, तो अपन इसको लिख देते हैं ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, लिखो वर्ड्स में लिख लो, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it doesn't form double bond with, it doesn't form
it doesn't form double bond with silicon atoms or oxygen atoms. It doesn't form double bond with silicon atom or oxygen atoms. The SiO bond is stronger than Si bond and SiH bond. इसलिए सिलिकेट्स बहुत सारे बनते हैं. The SiO bond is stronger than the silicon bond and silicon hydrogen bonds. इंपॉर्टेंट कंपाउंड में पहले से अपन लिख लेते हैं. सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO. हम सबको पता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है, मैं शुरू से बोलता आता हूं, मैंने कई बार बोला ये मिट्टी पत्थर है भाई, तो अपन को पता है अर्थ का 95% इसी से बना हुआ है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से. मिट्टी पत्थर ही तो है. तो चलो उसको लिख देते हैं अपन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा, और कंपाउंड भी लिख लेंगे अपन. तो चलो लिखो, known as silica, known as silica, known as silica. Around 95% of earth crust is made of silica and silicates. Silica and silicates. Made of silica and silicates. It exists as quartz. थोड़े से अच्छे वाले एग्जांपल लिख लेते हैं जो अपन से पूछ सकते हैं. जियोलाइट्स, सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट लिखे, बने जियोलाइट्स. ट्राइडाइमाइट, क्रिस्टोबेलाइट, ये सारे के सारे हार्ड मतलब पत्थर होते हैं. क्वार्ट्ज वगैरह अपन को पता है, इनमें मतलब वो काफी टीवी एंटीना वगैरह बनाने में क्वार्ट्ज का अपन काफी यूज करते हैं. सैटेलाइट्स वगैरह बनाने में काफी यूज करते हैं. ठीक है ना. तो अब ना जैसे मुझे बता रहे हैं कि राइट साइड वाला अच्छा नहीं दिख रहा, थर्ड वाला, तो फिर से लिख देता हूँ. जियोलाइट तो दिख ही रहा होगा, ट्राइडाइमाइट लिखा हुआ है और एक क्रिस्टोबेलाइट लिखा हुआ है. अब मैं उधर नहीं लिखूंगा, ठीक है, अगर नहीं दिखेगा. तो ये लिखे मैंने, मतलब ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि 3D सिलिकेट्स होते हैं. अपन वैसे सिलिकेट्स पढ़े हुए पहले क्लास में, तो बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, उनको मैं पढ़ाऊंगा सिलिकेट्स. अब टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना. एक्सेट्रा आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है. वैसे सारे ही सिलिकेट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे, आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है. SiO2 is covalent in nature. SiO2 is covalent and exists as giant molecule. And that will exist as a giant molecule, ठीक है ना. And it will exist as a giant molecule. अब उसका स्ट्रक्चर भी देखा हुआ है अपन ने, तो पढ़ा हुआ है अपन ने. ऐसे होता है, हर एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन से अटैच्ड हो. It exists in a 8-membered ring. Each oxygen and silicon are sp3 hybridized. Each oxygen and silicon are sp3 hybridized. ये 8-membered ring है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है. एट मेंबर्ड रिंग्स होता है, और वो अपन को पता है, पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है सिलिकेट्स. It is non-reactive due to the high bond energy of SiO.
it is non-reactive due to high bond energy of SiO. इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है SI से भी और SiH से भी। थोड़ी देर पहले लिखा था, मैंने बताया था मैंने। It do not react with most of the acid and bases, और वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं। वाटर से रिएक्ट करता तो सारा अर्थ डिसॉल्व हो जाता। However, it reacts with HF and NaOH। तो अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड HF से रिएक्ट करेगा ना, यही दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं और सिलिकॉन। SiO2 को अगर हम HF से रिएक्ट करेंगे तो ये SiF4 प्लस H2O बनाएगा, और फिर SiF4 जो होता है वो रिएक्ट करता है HF के साथ टू फॉर्म H2SiF6, जिसको अपन कहते हैं दैट इज सिलिकॉन फ्लोरिक एसिड। हेक्साफ्लोरिक एसिड है, ये बना देगा। आपने ना कभी कभी जैसे देखा होगा ना, जो कांच होते हैं ना, उन पर डिजाइन बने होते हैं। वो कांच पे डिजाइन बनाने को ना, जैसे ऐसे बड़ा फ्लावर वगैरह बने होते हैं, ऐसे देखे हैं अपन ने। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एचिंग ऑफ ग्लास। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एचिंग ऑफ ग्लास। हम क्या करते हैं, कांच को बनाते हैं पहले। हम क्या करेंगे, पहले कांच को बनाएंगे। कैसे? SiO2 को धीरे धीरे NaOH में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम सिलिकेट बनेगा प्लस वाटर, ये बन जाएगा SiO2 प्लस Na2। तो ये जो होता है ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है तो अपन उसे वाटर ग्लास बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसलिए अपन उसे वाटर ग्लास बोलते हैं। इसको अपन रिएक्ट कर लेंगे किसके साथ? Na2SiO3 को HF के साथ। तो Na2F बन जा, ये ट्वाइस ऑफ NaF बन गया, प्लस SiF4 बन गया, प्लस H2O बन जाएगा अपने पास। तो ये 6HF आ गए अपने पास। अब SiO4 जो होता है ना, वो वापस रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा SiO4 HF के साथ। पहले अपन ने SiO2 को NaOH से रिएक्ट करवाया तो Na2SiO3 बना प्लस H2O बना। उसको अपन ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जैसे विंडो में लगा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए अपन उसे वाटर ग्लास बोलते हैं। फिर वो Na2SiO3 जो होता है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? HF के साथ। तो NaF बना देगा 2 मोल्स, और Si को SiF4 बना लेंगे अपन, और उसके बाद वाटर बन जाएगा बाकी ऑक्सीजन। तो फिर SiF4 HF के साथ ये बनाएगा। ये जो बनता है ये वैक्सी सॉलिड होता है। तो वो ग्लास जो होता है ना, जब उसे अपन, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जब HF में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर ना वैक्सी सॉलिड वो डिसॉल्व हो जाता है कांच HF में, ये बनाने की वजह से। फिर अपन उसको वैक्सी सॉलिड पे क्या करते हैं? डिजाइन बना देते हैं, एचिंग कर देते हैं, फिर उसे ड्राई अप कर देते हैं, तो डिजाइन बन जाएगा। उसको कहते हैं अपन एचिंग ऑफ ग्लास। अब अपन को याद भी रहेगा, ये फ्लोराइड का टेस्ट भी है, एचिंग ऑफ फ्लोराइड का टेस्ट, कि भाई अगर हमें फ्लोराइड का टेस्ट लगाना है तो आप ये लगा सकते हो, वैक्सी सॉलिड बनेगा फ्लोराइड के साथ। HF को सिलिकॉन ऑक्साइड मिट्टी पत्थर के साथ डिसॉल्व कर।
That is called etching of glass. So this is etching of glass. वो मेथड जैसे अपन को याद रहेगा कि वैक्सी सॉलिड बनाया था, सबने बताया था कि देखो ये कंपाउंड होता है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं अपन से, वाटर ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास क्या होता है, कुछ भी अपन से, जो अपन ने लिखा है इसके बाहर अपना कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। जो मैं बोल रहा हूं इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे कहीं से भी पूछे जाए, ये आप ध्यान रखना। नहीं तो अपन को लगेगा याद कैसे करेंगे, इनको कैसे रखेंगे, बिल्कुल वही पूछेंगे जो अपन पढ़ रहे हैं क्लास में। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, ऐसा ही होता है भाई इनका यूज क्या है, तो अपन लिखेंगे क्वार्ट्ज यूज्ड एज, क्योंकि इसका यूज तो अपन को पता है, इज यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल to make the accurate clocks, to make accurate clocks, ठीक है ना, accurate clocks, राइट। और फिर हम टेलीविजन में भी यूज करते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की काफी सारी चीजों में इसको यूज करेंगे, मोबाइल एंड रेडियो कम्युनिकेशन। अब उसमें और भी हो सकता है भाई, आप इसके अलावा टेलीविजन के अलावा मॉडर्न रेडियोज में भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसके यूज, अब अपन क्या करेंगे ना, पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है, अब अपन को लिखेंगे भाई एक दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक पीजो होता है, एक पायरो होता है। पायरो मतलब गर्म करने से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। कोई कंपाउंड ऐसा अपन बना सकते हैं जिसमें गर्म, अब ऐसा नहीं गर्म करने के लिए चलो भाई हीट आगे में डाल दिया, उसमें फायर जल रहा है उसमें डाल देते हैं, गर्म हो गया, उसमें क्या है। और थोड़ा सा हीट करने से, मतलब अगर थोड़ा सा भी हीट करेंगे ना तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऐसी इसमें पीजो इलेक्ट्रिसिटी, आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, ग्रामाफोन टाइप का होता है ना, ऐसे उठा के कुछ ऐसे रख देते हैं रिकॉर्ड प्लेयर पे, और वो ऐसे ऐसे हिट करता रहता है रिकॉर्ड प्लेयर, और वो फिर आवाज बढ़िया साउंड आता है, वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो जो आपने ग्रामाफोन में जो ऐसे रिकॉर्ड प्लेयर को उठा के ऐसे रखा ना, वो उसको हिट कर रहा था ऐसे, उसको मतलब धीरे धीरे हिट कर रहा था, किसको, रिकॉर्ड को, उससे पीजो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। वो इलेक्ट्रिसिटी को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिक वेव्स को साउंड वेव, वो है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे नहीं था कि उसको खूब हिट करो, हार्मर से हिट करेंगे और उसके बाद बनाएंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा भी हिट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब और भी थोड़ा सॉलिड ऑलिड में देखेंगे अपन अगर पढ़ेंगे तो, मैंने सिर्फ मीनिंग बताया कि सर एक बार बता दो ये सब है क्या। तो रिकॉर्ड प्लेयर किससे बनते थे, क्वार्ट्ज से, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब वो काफी महंगा होता है तो अपन उसको बनाना छोड़ दिया, ठीक है भाई। अब सिलिका जेल जो होता है, सिलिका जेल इज यू, बिकॉज ये काफी अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है, एड्सॉर्बेंट सरफेस पे एड्सॉर्ब करना, एड्सॉर्बेंट, एब्सॉर्बेंस मतलब पूरा बल्क में एब्सॉर्ब कर लिया, तो ये अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है, is used as adsorbent in chromatography, adsorbent in chromatography, they are used as adsorbent in the chromatography। तो सिलिका जेल को अपन यूज कर लेंगे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब सिलिका जेल डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे भी यूज करते हैं अपन, एंड एज मॉइस्चर एब्जॉर्बर ना, एंड एज मॉइस्चर एब्जॉर्बर। अब ठीक है, क्रोमेटोग्राफी लिख लेंगे अपन, एड्सॉर्बेंट जैसे ये लिख लेते हैं। अब मॉइस्चर एब्जॉर्बर आप देखोगे तो छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एक बैग पड़ा होता है, वो सिलिका जेल होता है, बिकॉज वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा। अब तो शूज में भी आता है, छोटा सा पैक पड़ा होता है, वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने के लिए होता है, ताकि वो मॉइस्ट ना है, मॉइस्ट ना, दैट इज सिलिका जेल, उसका यूज हो जाए। नो नो, इट विल नॉट बी हार्मफुल, वो तो मिट्टी पत्थर है, हार्मफुल कहां से हो जाएगा, बस खाएंगे नहीं अपन, डिजॉल्व नहीं होता वो, ठीक है।
सो इसलिए खाएंगे नहीं अपन। अब कैसिलगुर उसका फॉर्म होता है अमरफस फॉर्म ऑफ सिलिका है, दैट इज अ अमरफस फॉर्म ऑफ सिलिका। amorphous form of silica is used for filtration of water, है ना, is formed in is used in filtration plant। एक तरीके से ये अपन जियोलाइट की ही बात करेंगे, used in filtration plant। तो फिल्ट्रेशन प्लांट में इसको यूज करते हैं। बस अब अपन और ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहे, एक तरीके से वो जियोलाइट है, मतलब हम फिल्ट्रेशन प्लांट का मतलब छन्नी जो होता है ना, हाँ मतलब सीव, सीव मतलब छन्नी जो अपन चाय छानने वाली होती है, वो भी तो सीव ही है। तो उसमें क्या होता है, पोर साइज बड़े होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि हम अपने हिसाब से पोर साइज बना सकते हैं। तो हमें जिस टाइप के मॉलिक्यूल को फिल्टर करना है उसी टाइप का साइज शेप बना सकते हैं, अपन होल बना सकते हैं सीव में, छन्नी में। तो वो फिल्ट्रेशन प्लांट, तो ये बड़ा अच्छा सिलिका में क्या होता है कि अपन पोर भी उसी के हिसाब से बना देते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे कंपाउंड है, एक कंपाउंड ऐसे है और एक कंपाउंड ऐसे, ये दोनों मिक्सचर में बनते हैं। मैं चाहता हूं ये निकल जाए, ये ना निकले, हाँ तो ठीक है ना, वो पोर का साइज ऐसे बना देना, तो ये निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। दैट इज द यूज ऑफ ये जियोलाइट। अपन पढ़ेंगे भी बाद में थोड़ा बहुत, अभी 11th क्लास में नहीं, 12th में देखेंगे। दूसरा पर लिख सकते हैं कंपाउंड दैट इज सिलिकॉन SiCl4 टेट्राक्लोराइड। सो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसके हाइड्रोलिसिस के अलावा इसमें अपन को कुछ नहीं पढ़ना, बस हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। इसका प्रिपरेशन डायरेक्टली कर सकते हैं अपन, सिलिकॉन को Cl2 से रिएक्ट करवा दो और हीट करो, you'll get SiCl4, हो गया प्रिपरेशन। इसलिए अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं भी नहीं, इसका प्रिपरेशन कोई नहीं पूछने वाला अपन से। इट इज a covalent molecule and can be hydrolyzed. It is a covalent molecule and can be hydrolyzed. ये अपन ने काफी पढ़ा हुआ है, क्योंकि अपन ने मतलब सुनते सुनते अब तो परेशान भी हो गए कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता लेकिन SiCl4 का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी। तो इसका हाइड्रोलिसिस भी होता है, अपन को पता है। आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मैं ऐसे लिख दूंगा, आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करो, मैं SiOH होल 4 लिख दूंगा। कैसे बनता है आप बता चुके हो कई बार, कैसे बनता है ये, तो हाइड्रोलिसिस आप कई बार बता चुके, ठीक है ना। सो ये अपने लिए SiCl4 था, और ये नॉर्मल एसिड है, इसको अपन लिख चुके हैं सिलिसिक एसिड। तो फिर अपन इसे ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अब बोलो ना, नॉर्मल एसिड कोई तो ऑर्थो बोलते हैं, ये तो अपन ने कई बार पढ़ा। तो इसमें ना एक तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था अपने लिए, और दूसरा अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा दैट इज सिलिकॉन्स की बात करेंगे। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन। अब एक्चुअली क्या होता है ना, सिलिकॉन ऐसे होता है जैसे अपन कीटोन पढ़ते हैं, ये कीटोन है, ये कीटोन्स होते हैं। अपन को पता है, आपने एल्डिहाइड भी बताया ऐसे, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप अपन को पता है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, थोड़ा सा उसी पढ़ाया मैंने, आर इज एल्काइल ग्रुप। ये कीटोन होता है, ये एल्डिहाइड होता है। अपन को एल्डिहाइड से मतलब नहीं, अपन को ओन से मतलब है। ये ओन वाला जो पार्ट है ना, आर कार्बन की जगह ना, क्योंकि एक ही ग्रुप में तो मैं सिलिकॉन ले लेता हूं, ये हो गया सिलिकॉन। तो अपन कहेंगे सर इतनी देर से तो आप लिखवा रहे हो कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं है, फिर अभी कैसे बना सकते हो आप। ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए तो सिलिकॉन अपन को अलग से पढ़ने पड़ रहे हैं। लेकिन अपन को एक बात पता रहेगा कि सिलिकॉन्स में, सिलिकॉन से एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप अटैच्ड होंगे, उनको अपन सिलिकॉन बोलेंगे।
ठीक है, याद रखने के लिए अच्छा है कि सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है, सिलिकॉन्स क्या होता है और साइलेंस क्या होता है। हाँ, तो जैसे एल्केन होते हैं वैसे साइलेंस होते हैं, ये भी पढ़ा अपन ने लास्ट क्लास में। तो सिलिकॉन्स वो होंगे जिनमें अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे सिलिकॉन से। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, इसके 4 बॉन्ड बनने चाहिए तो एक इस तरफ बना देंगे, एक उधर को बना देंगे तो बनाएंगे। चलो भाई ठीक है, चलो लिखो फिर। तो अपन लिखेंगे R2SiO, where R can be alkyl group और फिनाइल ग्रुप। एल्काइल तो अपन को पता है, फिनाइल मतलब बेंजीन जैसे, उसको अपन फिनाइल ग्रुप कहते हैं। जो बेंजीन जैसे सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, उसको फिनाइल कहते हैं। तो वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है, एरोमेटिक रिंग अपन ने नहीं पढ़ा, लेकिन दीज आर सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोसिलिकेट्स। दीज आर सिंथेटिक मतलब हमने बनाए हैं इनको, पहले से नहीं थे। These are organic synthetic silicones compounds or polymers which has SiO(Si) मतलब ऑक्साइड बॉन्ड बिटवीन द सिलिकॉन। जब किसी सेम एटम के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको अपन कहते हैं ऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है ना। लिंकेज फॉर्म्ड बाय क्लोरोसाइलेंस। लो भाई, अब इनका प्रिपरेशन भी पढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को और ये फटाफट हो जाएगा। अब इनके प्रिपरेशन के लिए होता तो बड़ा इजी है, क्योंकि इसको अपन बनाएंगे ऐसे। मैं क्या करूंगा, SiCl4 है, टेट्राहेड्रल होता है। इसको एक कंपाउंड होता है जिसको अपन कहते हैं RMgX, जिसमें R होता है और MgX ऐसे बनाना होता है। तो ये RMgX बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको अपन कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आप हाइड्रोकार्बन में भी बताओ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि भाई RMgX मतलब एल्काइल मैग्नीशियम और यहां पर हाइड्रोजन है। सो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं अपन, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखूंगा तो अपन को पता रहेगा हमेशा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है और केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर है अपने आप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसके मोल्स पे डिपेंड करेगा कि कितने क्लोरीन को मैं R से रिप्लेस करूंगा। जैसे वाटर से रिप्लेस किया था ना Cl को, वैसे अपन इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बनाएगा RSiCl3। ऐसे बन सकता है, RSiCl3 बना सकता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, लेकिन इसमें थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर भी मतलब अपन थोड़ा बहुत याद रख लेंगे कि भाई टेम्परेचर प्रेशर, इसको हीट तो करना होता है कॉपर पाउडर में, और टेम्परेचर 200 डिग्री तक लेना होता है। मतलब आप 473 ऐसे लिख देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाएगा। अब इसके मोल्स अगर मैं बढ़ाऊंगा, मान लो 2 RMgX है तो ठीक है, इसको R2SiCl4 लिख देना। और अगर 3 RMgX है तो अपन करेंगे 3 RMgX लिख लो आप, कोई बात नहीं। तो उतने SI फिर रिप्लेस कर दूंगा। और अगर 4 है तो अपन कहेंगे 4 रिप्लेस कर दूंगा, उसमें क्या है, RMgX है तो अपन कहेंगे R4SI बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, अपने लिए इंपॉर्टेंट है इनका हाइड्रोलिसिस। अपन कहेंगे देखो, पहले 4 Cl थे तो 4 OH आते थे उसके पास, अब कितने Cl है, 3, तो 3 OH आएंगे, तो 3 OH आएंगे। पहले अब कितने आएंगे, तो अपन कहेंगे अब 2 OH आएंगे। अब कितने हैं, तो अपन कहेंगे यहां पर तो एक ही OH आएगा, और यहां पर वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं।
ये H2O से रिएक्शन। अगर मैं इसको हीट करूंगा ना, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाएगा। और इसको हीट करूंगा ना, तो लीनियर पॉलीमर बनाएगा। और अगर इसको हीट करूंगा ना, तो ये सिर्फ डाइमर बना सकता है, मतलब दो जुड़ सकते हैं। कॉपर पाउडर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। Yes, it required for all the reaction. So used as chain terminating group. In polymers. अब अपन एक बार क्या करेंगे ना, क्योंकि पॉलीमर्स कभी-कभी अपन से पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको उसको वैसे बना के दिखाया। अब मैं आपको पॉलीमर बना देता हूँ, कैसे क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा। क्योंकि यही पार्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में से, मतलब जब इसको इससे रिएक्ट करेंगे, तो अगर मुझे क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाने हैं तो कितने Cl को R से रिप्लेस करूंगा, ये भी पूछ सकते हैं। या RSiCl3 है तो ये कौन सा पॉलीमर बनाएगा, लीनियर, क्रॉस लिंक, डाइमर, कौन सा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, उसमें देखो लीनियर पॉलीमर कैसे बना, मैंने क्रॉस लिंक कैसे बनाया। आपने लिखा Si, इधर OH है, इधर OH है, इधर OH। मैं दूसरे मॉलिक्यूल को लिखा, मैं यहां भी दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं। मैं यहां और भी ले लूंगा। जब अपन पॉलीमर बनाते हैं ना, नीचे R लिखा हुआ है, नीचे अपन को R लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैसे हो गया, मैं ऊपर कर देता हूँ। इधर R लिखा हुआ है, नीचे है दोनों तरफ, इधर R लिखा हुआ है नीचे की तरफ, जैसे इधर पानी हटा दो, इधर पानी हटा दो, इधर पानी हटा दो। जैसे इधर पानी हट रहा है, इधर भी पानी हटेगा, इधर भी पानी हटेगा, तो बनेगा क्या अपने पास, ऐसे बनेगा। क्या बना अपने पास, ऊपर आ, ऊपर आ, नीचे आ, इधर, ऐसे। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर, रिंग बन रहा है, एक दूसरे से लिंक भी है ना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर। अगर अपन कहेंगे मेरे पास ऐसे गिवन है, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर तो है। अब देखना, मेरे पास ऐसे गिवन था 2R, तो फिर अगर 2R होंगे, तो फिर मैं इसमें लीनियर चेन नहीं बना सकता, क्योंकि दो चेन को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इनसे वाटर हटाऊंगा, इनसे वाटर हटाऊंगा, इनसे वाटर हटाऊंगा, आगे वाटर हटाऊंगा, तो मैं लीनियर ही बना पाऊंगा, क्रॉस लिंक नहीं बना सकता। इसमें 3 OH थे ना, तो दूसरे चेन से भी बना सकता था, इधर नहीं बना सकता। तो ये सिर्फ लीनियर पॉलीमर बनाएगा, ऐसे ना। ऊपर आ, नीचे आ, और ऐसा ही लिंकेज है, ये लीनियर पॉलीमर बनता है, ये लीनियर पॉलीमर। तो दो चेन, जैसे इसमें दो चेन अटैच हो रहे थे ना, तो ऐसे इसमें नहीं हो सकते, सिर्फ एक लीनियर चेन बनाएगा, तो दूसरा लीनियर पॉलीमर। अब अपन कहेंगे अगर ये है तो इसमें क्या, एक का एक OH, दूसरे का 2OH, पानी हटा के सिर्फ डाइमर बना दोगे, दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं उसमें सिर्फ ऐसे बना सकता हूँ भाई। इस वाले में अगर मेरे पास ऐसे के बने, तो एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, अब इसके अलावा और क्या बना सकते, कुछ भी नहीं बन सकता, डाइमर बन गए। तो अपन क्या करेंगे,
अपन इसको ना, जब अपन को ना इनमें से किसी चेन को टर्मिनेट करना है, मतलब अब इसको स्टॉप करना है चेन को, तो इसको डाल दिया मैंने। तो वो लास्ट वाले का क्या करेगा? अब इसमें लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? OH है, SI है, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R। तो ये लास्ट वाले OH को क्या कर देगा? ऑक्साइड लिंकेज बना के खत्म कर देगा चेन को। तो इसलिए मैंने लिखा, सो यूज्ड एज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप इन पॉलीमर्स। अगर मुझे इस चेन को रोकना है तो इसको डाल दूंगा। तो यहां पानी बना। अब आगे लीनियर पॉलीमराइज नहीं हो पाएगा क्योंकि तीनों ही आ रहे हैं, तो पॉलीमराइज कैसे हो पाएगा? ठीक है ना? तो ये इसलिए मैंने लिखा कि ये चेन टर्मिनेटिंग जैसे यूज हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं? एवरीबॉडी गॉट इट? सबको समझ। इसमें अपन को यही मेन चीज है इसकी, और इसके अलावा मुझे थोड़ी सी यूजेस पता होने चाहिए। अब वैसे सिलिकॉन दिख रहा है और पॉलीमर बन रहा है, पता अपन ने देखा हुआ है। हाँ, अभी नहीं मैं ड्रॉप करूंगा, अभी मैं काफी कुछ मतलब बोलूंगा, बहुत कुछ बोलना है इसमें, क्योंकि वो याद रहेगा तभी अपन को। जैसे वुड होता है ना, लकड़ी होती है ना, अभी बारिश में अपन ने कभी भी देखा वुड हाउसेस होते हैं, और बारिश इतनी होती है लेकिन वुड खराब नहीं होता उन हाउसेस का। द रीजन इज दे आर पॉलिश्ड बाय दिस। इनसे पॉलिश्ड होंगे तो ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है, हाइड्रोकार्बन है, वाटर रिपेलिंग पार्ट है, और पत्थर खराब होता नहीं है। थोड़ा अच्छा क्वालिटी का सिलिकेट ले ले। तो वो वुड पॉलिशिंग जो होती है ना, वो इनसे होती है, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स से। और फिर इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि वो बारिश में खराब कितने ईयर्स में खराब होगा। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यूजेस इनका लिख दूंगा, या मतलब मैं बोल देता हूं, आप यूजेस लिख लो, तो मैं बता देता हूं। हाँ, वेट करूंगा अभी, क्योंकि अभी तो तुम लोग लिख रहे होगे ना, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, अपन ने सिलिकेट्स पढ़ रखे थे ना, मैंने आपको सिलिकेट के स्ट्रक्चर वगैरह बताया ना, ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, है ना, सिलिकेट, चेन लाइक सिलिकेट, लीनियर सिलिकेट, 3D सिलिकेट, वो सिलिकेट मैंने आपको पढ़ा रखा है बॉन्डिंग में। तो अपने पास फिर इसका यूजेस के बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं अपने पास, फिर थोड़ा बहुत होगा तो मैं देखता हूँ। तो जो शॉर्ट चेन होते हैं वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं, जो मीडियम होते हैं दे आर विस्कस सॉलिड, और जो लार्ज चेन होते हैं द पॉलीमर्स दे आर सॉलिड्स। तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चेन ना, दे विल बिहेव एज सॉलिड्स। अगर वेरी लार्ज चेन है तो दे आर सॉलिड्स एंड दे आर इलास्टोमर्स। और रबर लाइक, जैसे आपने देखा होगा जब कार के इंजन वगैरह को पैक करते हैं तो वहां एक पैकिंग डालते हैं, पैकिंग सील, तो वो पैकिंग जो होता है वो सिलिकॉन से बना हुआ होता है, राइट। दूसरा अपन लिख सकते हैं, यूज्ड इन पॉलिशिंग, इन वाटरप्रूफ पॉलिशिंग, प्रूफ पॉलिशिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ना, वाटर रिपेलिंग हाइड्रोकार्बन से। ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
water repelling alkyl chain, alkyl group, and they are right, they have very high thermal stability. उनकी thermal stability भी बहुत ज्यादा है. Also have, मतलब वो गर्म करने से भी खराब नहीं होते. लार्ज सॉलिड ना, तो लार्ज चेन अगर मीडियम चेन है तो विस्कस सॉलिड होंगे, विस्कस सॉलिड, और लार्ज चेन है तो फिर सॉलिड्स, और ब्रैकेट में लिखा है इलास्टोमर्स, सॉलिड विद इलास्टोमर्स, मतलब हार्ड भी है और इलास्टिसिटी भी है उसमें थोड़ा. ऑल्सो हैव थर्मल स्टेबिलिटी and resistance with oxidation and reduction. So with oxidation, reduction and chemical reagents, उनसे भी रिएक्ट नहीं करता. ऑक्सीडेशन भी होता, रिडक्शन भी नहीं होता, बाकी एसिड बेस से भी रिएक्ट नहीं करता, तब तो ये बहुत अच्छा होगा. और वाटर प्रूफनेस है तो पेपर भी वाटर प्रूफ पेपर बनाना है. पॉलिशिंग, पॉलिशिंग ड्यू टू right used in waterproof polishing due to presence of water repelling alkyl group. उसमें water repelling alkyl group है ना, ये alkyl group होने की वजह से water को repel करता है. इसके होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है. तो मतलब अगर लकड़ी पे इसका पॉलिश किया जाए या पेपर पे इसका पॉलिश किया जाए तो वाटर से भी खराब नहीं होगा और गर्म करने से भी खराब नहीं होगा. ना तो समर्स में खराब होने वाला है, ना विंटर्स में, और ना ही रेनी सीजन में. तो और क्या चाहिए? वुड खराब नहीं होगा तो घर खराब नहीं होगा ना फिर, राइट? तो अपन ऐसे बता सकते हैं. मेरे ख्याल से अब मैंने सारा कुछ बता दिया, इसलिए मैं बोल रहा था डिक्टेट कर देता. थर्ड पॉइंट लिखते हैं, सिलिकॉन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर the lubricants which can hold are used to prepare which can hold low to very high temperature. मतलब लो टेम्परेचर भी होल्ड कर सकते हैं और वेरी हाई टेम्परेचर भी होल्ड कर सकते हैं. So these are used to prepare the lubricants which can hold the very high temperature to very low temperature. वो बता सकते हो. अब एक बात बताओ, मैं आपको जियोलाइट्स पढ़ाया या अभी नहीं पढ़ाया? जियोलाइट्स थोड़ा सा डिस्कशन किया ना, जियोलाइट्स का. मैंने आपको जियोलाइट्स बताया या नहीं बताया? तो मैं थोड़ा सा जियोलाइट्स लिख देता हूं. लिखो, सिलिकेट्स मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर वगैरह सब बताया हुआ है. तो जियोलाइट्स के बारे में बता देता हूं. जियोलाइट्स मतलब जैसे अपन ग्रीक वर्ड पढ़ते हैं ना, तो वहां से आया है ये वर्ड ना, जियोलाइट. मतलब जियोन का मतलब होता है बॉइलिंग ग्रीक वर्ड में, और ये स्टोन्स, बॉइलिंग स्टोन्स विच कैन होल्ड वेरी हाई टेम्परेचर. तो अपन कहेंगे जियोलाइट्स में अपन क्या बोलते हैं कि देखो भाई, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स.
जनरली अपन उनको सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स में। कई बार अपन से फॉर्मूले पूछ लेते हैं व्हिच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। अब ये है तो पत्थर, लो भाई बना देता हूं। अब वो लिख लिया तो फिर मैं पत्थर लिखूं ये। इसमें अपन को क्या करना है, देख भाई इस पे है +4 चार्ज और इस पे है -4 चार्ज, एक पे -2। जब अपन कोई पत्थर लेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन होंगे, ये अपन को पता है। मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला तो ऐसे ही रहने देना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको सिलिकॉन को रिप्लेस करना चाहता हूं। किससे? किसी एक सिलिकॉन को मैं, या बहुत सारे सिलिकॉन को, +4 चार्ज को मैं इनसे रिप्लेस करना चाहता हूं। मतलब बाकी सिलिकॉन बचा हुआ है और O2 रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम। मतलब मैं जियोलाइट बनाऊंगा तो मैं कुछ +4 ना इसमें से क्या करूंगा कि सिलिकॉन SiO2 है, तो उसमें से जैसे अभी स्ट्रक्चर लिखा था मैंने 8 मेंबर्ड sp2 हाइब्रिड, तो मैं किसी किसी पोजीशन पे क्या करूंगा, सिलिकॉन और सोडियम को डालने की, सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम और सोडियम को डालने की कोशिश करूंगा, ताकि चार्ज तो बैलेंस है। तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ऐसे कि भाई इसको ऐड कर लेते हैं, Na2O बना लेते हैं, Al2O3 बना देते हैं, मतलब, और ये बाकी बचे हुए SiO2 भी लिख देता हूं, बाकी बचे हुए SiO2 है और इसमें YH2 लिख लेता हूं, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जियोलाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब सम ऑफ द सिलिकॉन फ्रॉम द सिलिकेट आर रिप्लेस्ड बाय, भाई ऑक्सीजन तो बैलेंस रहेगा ही रहेगा, भाई इतना ऑक्सीजन है तो बैलेंस तो करेंगे अपन। तो इसको रिप्लेस करना है किससे? सोडियम और एल्यूमिनियम से। तो इसका मतलब चार्ज बैलेंस रहेगा पूरा, ठीक है। तो अपन इसको बोर्ड्स में लिख देते हैं, चलो लिखो। When few atoms in the 3D network of SiO2, पर जल्दी करना है, when few atoms from 3D network of SiO2 is replaced by few atoms from 3D network of SiO2 is replaced by aluminum atoms. Aluminum atoms. The structure is known as aluminosilicates. The structure is known as aluminosilicates, which acquire negative charge. Which acquire negative charge. Which acquire negative charge. अब ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, which acquire negative charge, इसको अपन किस कैटाइन से न्यूट्रलाइज करेंगे? तो सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, लाइक दिस। सो लिखेंगे अपन कैटाइन सच एज सोडियम आइन, पोटेशियम आइन, मतलब अब 4 था, 3 तो आ गया, तो बाकी एक किससे लेके आओगे? इससे लेके आ सकते हैं। So cation such as sodium, potassium, calcium can balance the negative charge. मतलब अपन यहाँ पर कैल्शियम भी लिख सकते हैं, तो अपन उसको उसी टाइप से बैलेंस कर लेंगे फिर। The chemical formula of zeolite is, ये आपके सामने केमिकल फॉर्मूला लिखा है zeolite. The chemical formula of zeolite is, आप केमिकल फॉर्मूला लिख लो। The chemical formula of zeolite is, जिसमें x और y अपन बता सकते हैं ऐसे नंबर के साथ। कैटाइन सच एज, ये कैटाइन लिखे थे आपके, सोडियम आइन, पोटेशियम आइन एंड कैल्शियम आइन। कैटाइन सच एज है, मैं लिख तो रहा हूं आपको, थोड़ा जल्दी करो ना। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, इट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स which is used, it is hydrated
sodium aluminosilicates, which is used to remove it is sodium aluminosilicates, which is used to remove the calcium ion and magnesium ion from hard water. Which is used to remove the calcium ion and magnesium ion from hard water. Calcium ion and magnesium ion from hard water. Used to remove the calcium ion, वो exchange करेंगे ना, ये सोडियम आयन इनसे exchange हो जाएगा, तो वो वाटर हार्ड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे. To remove calcium ion and magnesium ion from hard water, वो ऐसे precipitate कर देते हैं. और इनको ना अपन बोलते हैं, जो जियोलाइट अपन पानी को ना हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, those zeolites are called permutate, उनको अपन permutate बोलते हैं. वो zeolite permutate. पता, एक बात ध्यान रखना, zeolite is a मतलब स्टोन, मतलब ये सिर्फ एक पत्थर है. हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें सोडियम आयंस को मैं एक्सचेंज करूंगा इससे, मतलब पोर्स हमें ऐसे बनाने हैं इसके, ताकि वो हार्ड वाटर उसमें कैल्शियम ना निकल पाए और मैग्नीशियम उससे ना पास कर सके. अब जियोलाइट सिंथेटिक भी हो सकता है और जियोलाइट नेचुरल भी हो सकता है. तो नेचुरल में अपन को पता है कि अगर सी वाटर है थोड़ा दूर जाके ना 1 किलोमीटर के आसपास, अगर अपन को वाटर वहां पर निकालेंगे, अर्थ में वाटर मतलब थोड़ा ग्राउंड वाटर निकालेंगे, तो वो सॉफ्ट वाटर भी हो सकता है, बिकॉज दैट सिलिकॉन ना, वो पत्थर मिट्टी क्या वेव कर रहे होंगे जियोलाइट जैसे. दोनों प्लस के बीच में क्या लिखा है, प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है. ये प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है भैया, मतलब वो प्रेसिपिटेट जैसे हट जाते हैं, जैसे घर में ना अपन वो यूज करते हैं ना वाटर फिल्टर, तो आफ्टर 6 मंथ्स वो वाटर फिल्टर के सिलेंडर चेंज करने वाला आता है, तो जियोलाइट तो होता है. बस अभी थोड़ा और मॉडिफाई हो गया, पॉलीमर यूज करने लगे अपन, आयन एक्सचेंज रेजन्स, बट वो एक तरीके से जियोलाइट ही तो है. आफ्टर 6 मंथ वो चेंज इसलिए तो करता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है ना. तो ये जियोलाइट, तो जियोलाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. दोनों प्लस के बीच में क्या लिखा है, प्लस है ही कहां, ये बता, कहां लिखा है दोनों प्लस के बीच में, प्लस है कहां, अब कहां लिखा है, दो प्लस कहां है, एक ही तो प्लस था भाई, एक ही प्लस लिखा था, कैल्शियम लिखा तो सोडियम को लिखना पड़ा मुझे, ये अब दोनों प्लस के बीच में कहा है, दोनों प्लस है कहां, पहले तो मुझे ये समझ. अच्छा, अबे ये सोडियम आयन है, दोनों प्लस के बीच में नहीं है, ये सोडियम आयन है, ऐसे था. नहीं, परम्यूटेड तो ये है यार, परम्यूटेड तो इसको बोलेंगे जियोलाइट को, जिससे अपन पानी को छानेंगे, पानी को फिल्टर करेंगे, ठीक है. चलो देखते हैं अपन है. सो जियोलाइट्स, अब इनका ना जो यूज होता है मेनली, जियोलाइट का पानी को मतलब फिल्टर तो कर ही सकते हैं, अभी तो अपन पानी को फिल्टर ग्राफीन से भी करने लगे, अब तो ग्राफीन काफी सस्ता भी पड़ता है, 99% कॉस्ट कम हो जाता है ग्राफीन से. बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्राफीन से वाटर फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है सी वाटर का, और कॉस्ट इफेक्टिव तो 99% कॉस्ट कम हो जाता है ग्राफीन को यूज करने के लिए. लेकिन अपन उतना ग्राफीन बना नहीं पाते, टेक्नोलॉजी अपना उतना अच्छा नहीं, बट अब हो जाएगा, मतलब जैसा अभी काम चल रहा है डीआरडीओ में, उससे तो लग रहा है कि सब कुछ बनेगा. अब देखते हैं अपन कि भाई अपने पास मतलब ये परम्यूटेट है. अब अपना इंडिया का 40% पेट्रोल भी ना जियोलाइट के थ्रू बनाते हैं.
कैसे? हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन, बड़े चेन वाले हाइड्रोकार्बन को बॉयल करेंगे और उनको जियोलाइट से पास करेंगे। जियोलाइट कौन सा? ZSM5। उससे पास करेंगे तो ये बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल्स, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? पेट्रोल। पेट्रोल इज कॉल्ड गैसोलीन है, पेट्रोल को अपन गैसोलीन बोलते हैं। तो अपन लिखेंगे, वर्ड्स में लिख देते हैं इसको अपन, जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। Zeolites are widely used as catalyst in a petrochemical industry to convert the alcohol into petrol, gasoline. Widely used in the petrochemical industry to convert the alcohol into gasoline, that is petrol, by using the catalyst ZSM5. Zeolite, sleeve, molecule. ये उसका पोर साइज है 5। अरे ये कौन है भाई? अच्छा शंकर भाई है। फिर सर जरा वापस बोलो, क्या बोला आपने? चलो ठीक है। Zeolites are widely used as catalyst in petrochemical industry. Widely used as catalyst in petrochemical industry. और पेट्रोल बनाने ना अपन को, तो widely used in petrochemical industry to convert alcohol into gasoline. Gasoline मतलब पेट्रोल. To convert alcohol into gasoline by ZSM5. ये अपन से काफी पूछते हैं कि ZSM5 क्या होता है, वो किस काम आता है, तो अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के काम आता है। अब ये भी क्या बना, कोई कैटलिस्ट थोड़ी है, कोई मॉलिक्यूल थोड़ी था ये। भाई आपने क्या लिखा? जियोलाइट मतलब पत्थर, सीव मतलब छन्नी, मतलब पत्थर का एक मॉलिक्यूल जिसको मैंने छन्नी जैसे यूज किया और उसके पोर साइज 5 हो गए। ये कोई कैटलिस्ट थोड़ी हो, ये तो पत्थर यूज किया, अपने पोर साइज लिखा है वो 5। अब अगर वो हम घर में बना लें तो पेट्रोल अपन घर में बना लेंगे। ठीक है, लेकिन बस ये है कि अल्कोहल को अपन पेट्रोल में कन्वर्ट कर पाए। ऐसा ना हो घर में लेके आए बस हो गया, पेट्रोल तो गाड़ी में रहने दो। चलो दूसरा लिखते हैं अपन है। अब ना अपन ने वैसे तो ग्लास अपन ने देख लिया कि वाटर ग्लास क्या होता है, ये तो अपन ने चेक कर लिया कि वाटर ग्लास क्या है। एक भाई ग्लास का फॉर्मूला भर चाहिए। कलर्ड ग्लासेस भी बनते हैं, एक मतलब कमर्शियल ग्लास कैसे होता है वो देखना था अपन को। ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, मतलब इट विल बी हाईली विस्कस सॉलिड। So glass is a super cooled liquid solution of silicates. क्योंकि ग्लास फ्लो भी करता है पता, सुपर कूल्ड लिक्विड मेड ऑफ सिलिकेट्स, है ना? सो सोल्यूशन ऑफ सिलिकेट्स एंड बोरेट्स, सोल्यूशन ऑफ सिलिकेट्स एंड बोरेट्स। अच्छा कांच बनाने के लिए अपन को ऑब्वियसली बात है, तो अपन एक जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे ग्लास का। क्या लिखेंगे अपन? एक लिखते हैं अपन R2M.M ऑक्साइड, और भाई उसमें सिलिकेट तो डालना ही होगा अपन को, 6SiO। ये ग्लास का जनरल फॉर्मूला है। विस्कस मींस थिकनेस, जैसे पानी और ऑयल, ऑयल ज्यादा विस्कस होता है, जो कम फ्लो करेगा तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी को मैं विस्कस बोल रहा हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड विस्कस। अब इसमें जो R है ना, ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, वेयर R इज सोडियम या पोटेशियम होता है, इसलिए अपन सोडियम सिलिकेट ऐसे बोलते हैं। और मेटल जो होता है वो या तो कैल्शियम है या बेरियम है या लेड है, इस टाइप से मेटल्स होंगे। जिंक भी हो सकता है।
और एक और अपन ने लिखा हुआ मेटल, अपन दूसरे मेटल को ना MO कर देते हैं, ये मेटल रखना है और इसको MO कर लेते हैं कि भाई ऑक्साइड वाले कौन से मेटल हो, वो MO कर लेते हैं, है ना, कौन से ऑक्साइड होंगे, तो अपन ऑक्साइड ही लिख लेंगे। तो ये काफी स्टेबल ऑक्साइड यूज करते हैं, Al2O3, B2O5, B2O3 या P2O5, ये इस टाइप के अपन सॉलिड यूज करते हैं। ये एक हार्ड ग्लास फॉर्म करेगा, मतलब जो कमर्शियल ग्लास होता है उसका जनरल फॉर्मूला ऐसे होगा, R की जगह या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, M की जगह इनमें से कोई भी मेटल ले सकता हूं मैं, मेटल ऑक्साइड में ये थोड़े स्टेबल मेटल ऑक्साइड लेने होते हैं, बाकी 6 टाइम्स वो SiO2 होगा जो पत्थर होता है। बाकी अगर आपको कोई पूछेगा कि वाटर ग्लास क्या होता है या एचिंग ऑफ ग्लास क्या होता है, वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत है। दैट्स ऑल, ये अपना चैप्टर खत्म। अब जरा निकालो हाइड्रोकार्बन चैप्टर। चलो भाई अपनी बुक निकालो, ये लिख लो पहले और फिर उसके बाद बुक निकालो जरा, ठीक है ना। अगर मैं तुमको बोरॉन और मतलब इनके चैप्टर वाइज पेपर दूं तो तुम लोग घर में कर लोगे पेपर, मतलब मतलब ईमानदारी से कर लोगे पेपर, फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। हाँ, एक एक पेपर देता हूँ तो स्कूल एग्जाम का टेंशन, हाँ तो रहने दो ना, थोड़ा बहुत टेंशन है चलेगा ना, ये अपनी प्रैक्टिस भी तो हो जाएगी, स्कूल में ये नहीं आ रहा होता तो अपन कहते भाई। तो फिर एक काम करता हूँ, कल कल के लिए मैं एस ब्लॉक का पेपर दूंगा। हाँ लैंग्वेज इजी होगा, लेकिन वो इजी पेपर देने वाला हूँ, टफ वाला तो मैं बाद के स्कूल के बाद के लिए रखूंगा, टफ नहीं दूंगा, इजी होगा, स्कूल के हिसाब से होगा, स्कूल के लिए बेनिफिशियल भी होगा, वो टिक करने वाला होगा, वैसे नहीं होगा। आप पढ़ लो अच्छे से एस ब्लॉक, मैं आपको पेपर दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करो। हाँ, जो तुमको नहीं पता होगा तो अभी स्कूल का ये तो चल रहा है, तो मुझे बताना तो मैं कर दूंगा उसको। नहीं प्रिंट काहे को करवाना है भाई, मोबाइल पे भेजूंगा, व्हाट्सएप पे अपने कर लेना, जो नहीं बनेगा वो किताब से देख लेना। चीटिंग करना तो अपना अपन को आता ही है, अभी इतने सारे एग्जाम दे तो रहे हैं अपन। ठीक है, तो थोड़े दिन के बाद चलो नेक्स्ट मतलब उसमें, चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे फिर अपन, है नेक्स्ट वीक कर लेंगे वो, अभी तो नहीं तो ऐसे होगा कि सर हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो अक्का बक्का करके जो आया था वो कर दिया। ठीक है, तब तक मैं AP2 वालों का भी खत्म कर दूंगा, एस ब्लॉक कर दूंगा, एस ब्लॉक जल्दी। हाँ उसका डिस्कशन करेंगे ना पेपर का। चलो अब तुम लोग अभी नहीं कर रहे हो तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट वीक में देखूंगा। याद करो थोड़ा, एस ब्लॉक पेपर लेते हैं क्या होता है। जरा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर निकाल लो, स्कूल वाली बुक निकालो, स्कूल वाली बुक निकालो और एल्केन्स निकालो जल्दी से। और ये बिल्कुल नहीं बोलना कि सर एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड, कुछ नहीं, जो आपकी बुक है वो बुक निकालो। जो आपके पास बुक है वो बुक निकालो बस। भाई एल्केन्स आ गया अपने साथ, ठीक है, कौन सा चैप्टर, एल्केन्स निकालो ना, उसमें एल्केन्स करके चैप्टर होगा ना, हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स ऐसे। स्टेट बोर्ड वाले होंगे तो उसमें एल्केन्स करके चैप्टर होगा, और शीट कब डिस्कस होगा इसका, एस ब्लॉक का कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अपन को काफी कुछ डिस्कस करना है।
थोड़ा थोड़ा स्कूल का भी पढ़ते जाए ना। अब मैंने भी स्टेट बोर्ड का बुक निकाल दिया ना, एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड दोनों। हाँ जी भाई, देखो एल्केन्स जो होते हैं ना, अब हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर निकाल लो आप, जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइंस हो गया। अभी कह रहे कौन सा चैप्टर? अरे कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा चैप्टर है यार। एल्केन जो होते हैं ना, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले तो तुमको पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इनमें ऑक्सीजन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं, लिखना नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ना, क्वेश्चन आंसर्स बुक से पढ़ना है पहले, फिर क्वेश्चन आंसर से। मैं आपको देता हूं ना क्वेश्चन आंसर्स, आप उसको वो मत करो, आप बस ये देखते जाओ। जिस पार्ट को मैं कहूंगा लिखने के लिए वो लिख लेना, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में अपन लिखेंगे एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्काइन, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, इसलिए अपन इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में हैज डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल, दोनों ही। इसमें हैज सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हैज ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अपन कहेंगे वो एल्काइन है। इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इनको अपन कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, उनको अपन कहते हैं पैराफिल्स, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको अपन कहते हैं दे आर अनसैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेटेड जो होते हैं इनको अपन कहते हैं ओलिफिन्स। इनका जनरल फॉर्मूला अपन को पता है, CnH2n+2, और ये CnH2n और ये CnH2n-2। मतलब कार्बन का नंबर अपन सब में अगर एक जैसा ले लें, 2 ले लेते हैं, तो ये C2H6 होगा, ये C2H4 होगा, ये C2H2 होगा। अगर कार्बन का नंबर वही है और हाइड्रोजन जैसे जैसे कम होगा ना, तो जब इसे बर्न करेंगे तो ब्लैक स्मोक ज्यादा निकलेगा। अगर हाइड्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है तो स्मोक कम निकलता है। अच्छा अच्छा, तो घर में जो गैस बर्न करते हैं उसमें ये दोनों नहीं होते होंगे, उसमें स्मोक निकलते ही नहीं। हाँ, तो घर में तो एलपीजी यूज करते हैं अपन, एंड एलपीजी मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। ये ब्यूटेन होता है या फिर आइसोब्यूटेन होता है, उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ये जो ऐसे लिखता हूं ना और ऐसे लिखता हूं, तो अपन को पता है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना होता है। जो समझ में नहीं आ रहा हो तो 3 लिखा होगा टर्मिनल पे और बीच में 2 लिखा होगा। तो इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है कि वो तो आपको समझना ही होगा कि जहां कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो CH3 लिखा हुआ है उस समय। तो और काफी कुछ मैं आपको आईयूपैक नेमिंग थोड़ा पढ़ा चुका हूं। मुझे बस टेंशन है AP2 वाला, मैं उनका कर लूंगा, लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा क्लास में, वो लोग 2 से आने वाले हैं क्लास में, ठीक है ना। वो लोग 2 o'clock से 2 to 4 वो पढ़ने वाले हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा स्कूल स्कूल का देखो कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है बेटा तुम लोगों का। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन अपन को समझ में आएगा कि भाई हाइड्रोकार्बन होते क्या। यही सारा पार्ट उन्होंने पूरे 1 पेज में लिखा। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, किसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाएंगे, व्हाट आर देयर यूजेस, ये लिखा होगा।
ठीक है। तो चलो फिर अपन इसमें मतलब उसको पेज नंबर 1 जो फर्स्ट पेज है उसका वो पढ़ डालो। मेरे ख्याल से फर्स्ट पेज ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ, फिर तुम लोग अपने आप पढ़ लेना एक बार चैप्टर को। जितना मैं कहूँगा उतना पढ़ लेना तुम लोग, है ना? चैप्टर उतना फिर चैप्टर को पढ़ लेना। वैसे इसमें जितना अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ना, वहाँ से तुम लोग फर्स्ट 3 पेजेज़ तो पढ़ ही सकते हो, आइसोमेरिज्म से पहले वाला पार्ट। मतलब जैसे ब्रांच्ड एल्केन पता है अपन को, स्ट्रेट चेन एल्केन पता है अपन को, ये स्ट्रक्चरल वगैरह जो गिवन है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये पता है अपन को, बॉन्ड लाइन नोटेशन ये भी बता चुका हूं मैं आपको। तो ये फर्स्ट 3 पेजेस ना जो आइसोमेरिज्म से पहले वाला पार्ट है ना उसको तुम पढ़ लेना। ये आइसोमेरिज्म छोड़ के उसके बाद ना आइसोमेरिज्म के बाद एक गिवन है अल्काइल ग्रुप वगैरह ये सब आप अपने आप पढ़ लो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बताऊंगा। ये जो बीच में टेबल लेवल टाइप के गिवन है ना वो सब आप पढ़ लेना। मतलब जो ऐसे गिवन है ना एल्केन्स और एल्काइल ग्रुप, आईयूपैक नेमिंग ये आप पढ़ लेना। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी बट मैं आपसे पूछ लूंगा क्योंकि ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। इसमें अपन ने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा, वो मैं आपको पूरा छोड़ देना, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। और इसमें अपन ने प्रिपरेशन मेथड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सारा प्रॉपर्टीज वाला पार्ट मैं बता दूंगा आपको, तो एल्केन चैप्टर हो जाएगा। तो इसमें से अपन ने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा, बाकी पार्ट आप पढ़ लो। आईयूपैक नेमिंग तो मैं पढ़ा चुका हूँ एल्केन्स में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला भी पढ़ा चुका हूँ, तो वो पढ़ लेना एल्केन्स वाले पार्ट में। आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी अपन यहीं रुक जाते हैं क्योंकि फिर अपन को बीच में रुकना पड़ेगा, है ना? और फिर बीच में डिस्कस करना पड़ेगा, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट टाइम अपन शुरू कर लेंगे और मैं थोड़ा प्लान भी कर लूंगा, पहले से आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा। सो आप क्वेश्चन आंसर भी अपने पास रखोगे कि कल अपना फिर क्लास है ना, कल ही तो क्लास है, कल कर ले पढ़ेंगे, कल शुरू कर लेंगे। और एल्केन एल्कीन एल्केन कल अपना एल्केन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में अपना एल्कीन और एल्काइंस खत्म। हाँ वो फॉर्मूला भेज दो वो करा सर, बाकी सब तो ठीक है, वो शॉर्ट वाला भेजो आप। ठीक है, ठीक है, तो अभी भेज देता हूँ। नहीं भेजा तो फिर थोड़ी देर में फिर मतलब थोड़ी देर में नहीं, 8:30 के बाद फिर मैसेज कर देना सर वो भेजो। सर आर वी गोइंग टू डू केमिकल काइनेटिक्स इन 11th? चुप करो, पहले 11th का सिलेबस तो हो जाए। 11th में केमिकल काइनेटिक्स 11th का सिलेबस हो जाए उसके बाद करेंगे फिर। हो सकता है अपन कर लें बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर दूंगा, चिंता मत कर। मुझे टाइम तो वो कर लेना, अभी टाइम करते जाते हैं तो करते रहते हैं। बंद कर रहा हूँ, चलो बाय।